नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा यूपी उत्तराखंड में सरकार गठन की तैयारियां कर रही है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गंगा सवेरा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। राज्यों में नई सरकार के गठन के लिए यूपी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर लगातार जारी है। एबीपी गंगा आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा, सियासत से जुड़ी हर तस्वीर आपके सामने रखेगा, उसके मायने समझाएगा। चले करते हैं गंगा सवेरा की शुरुआत। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। नई सरकार के शपथ ग्रहण की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। 25 मार्च को होगा अब योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण। शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं विपक्ष खेमे की बात करें तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती और अखिलेश को भी भेजा जाएगा न्योता। बिल्कुल, और यूपी में नई योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान हो गया है। तारीख का जो ऐलान है वो सामने है। 25 मार्च को अब ये शपथ ग्रहण लखनऊ के इकाना स्टेडियम में किया जाएगा। इसमें पीएम मोदी और अमित शाह समेत भाजपा के महारथी शामिल होंगे। तो वहीं विपक्ष के नेताओं की भी लंबी फहरिस्त है जो इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं में प्रमुख रूप से सोनिया गांधी को बुलाया गया है, साथ ही मायावती और अखिलेश यादव को भी न्योता भेजा जाएगा। इसके अलावा दूसरे दलों के भी कई बड़े नेताओं को बुलावा भेजा जाएगा और योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की छक सफेद इमारत को और चमकाया जा रहा है। गोमती नगर एक्सटेंशन में बने इसी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। इस मौके को भव्य बनाने के लिए सरकारी अमले ने पूरा जोर लगा दिया है। अफसर लगातार मुआयना कर रहे हैं, एक एक बात की पड़ताल हो रही है, जिससे शपथ ग्रहण की तारीख तक सब कुछ दुरुस्त हो जाए, कोई कमी न रहने पाए। अभी से सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। ट्रकों पर तंबू कनात आ रहे हैं, टेंट के सामान पहुंच चुके हैं। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जगह फाइनल कर दी गई है और इस बार जो योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा वो राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, जिसका पूरा नाम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। हम वहीं पर मौजूद हैं और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो कल रात में ही पुलिस के आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया, मौका मुआयना किया और उसके बाद से यहाँ पर अब पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया है। एक प्लाटून पीएसी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और फिलहाल अब इस गेट के अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। 50,000 मेहमानों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में तैयारियां तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से शपथ ग्रहण के लिए इस स्टेडियम को चुनने पर गरमा रही है सियासत। सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण को लेकर इकाना स्टेडियम को चुनने पर भाजपा पर तंज किया, तो इस पर भाजपा नेताओं ने फौरन तीखा पलटवार कर दिया। 5 साल में तो कुछ किया नहीं, ऐसा अखिलेश जी कह रहे हैं, इसलिए जो हमने इकाना स्टेडियम बनाया उसी में आप लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, इकाना स्टेडियम नहीं है, वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी स्टेडियम है और निर्माण कभी भी शुरू हो और जब उसका जो उद्घाटन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अटल जी के नाम से वो स्टेडियम जाना जाता है, जो हम सबके सर्वोच्च नेता हैं, इसलिए वहाँ पर शपथ ग्रहण हो रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप भी मंत्री है ना, तो 5 साल में कुछ बनाया तो है नहीं और इसलिए इकाना स्टेडियम जो मैंने बनाया है उसी में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। 1 एक्सप्रेसवे बनाए थे, 5 एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने बनाया और विकास के काम को इतनी तेजी के साथ किया कि आज आप जाके देखते थे शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास गांव-गांव में बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं,
अब तेजी के साथ बिजली के विद्युतीकरण सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को बिजली दिया जा रहा है। 24 घंटे बिजली हमारी सरकार दे रही। अखिलेश स्टेडियम में ही क्यों? अखिलेश यादव को तो इसीलिए जनता ने नकार दिया कि 5 सालों तक बिजली के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को तड़पड़ा कर मार डाला, और जब ये घोषणा पत्र जारी किया कि हम फिर 300 यूनिट फ्री दे, इसलिए अखिलेश यादव की बात नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी की बात पर विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था 2017 में पूरा किया और जो 2022 में भी लिया है उसको पूरा करेगी। भाजपा नेताओं का दावा है कि क्रिकेट के इस इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा, सबसे शानदार होगा। लखनऊ में इस बार जो शपथ ग्रहण होगा वो कितना भव्य होगा? उत्तर प्रदेश की समस्त जनता उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, भव्य होगा, विशाल होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा, और मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जनभावना के अनुरूप होने वाला है। कहने को तो ये स्टेडियम खेल के इंटरनेशनल मैदान के लिए जाना जाता है, लेकिन जब बात सियासत से जुड़ जाए तो फिर नया खेल शुरू हो जाता है। शपथ ग्रहण से ठीक पहले चल रहे बयानों के तीर यही बयां कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि 21 मार्च को लखनऊ में भाजपा नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हो सकती है। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन सभी को बुलाया गया है, सभी की बैठक हो सकती है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। 21 मार्च को लखनऊ में जो भाजपा के विधायक हैं उनका आना संभव है। सभी जितने भी विधायक होंगे, अमित शाह और रघुवर दास 21 मार्च को पहुंच सकते हैं लखनऊ, ऐसी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां नई सरकार के मुखिया के चयन के लिए नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास 21 मार्च को लखनऊ पहुंच सकते हैं। और अनुभव लखनऊ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी हमें देंगे। गोरखपुर से विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रुख अनुभव का करेंगे। अनुभव, अब ये जो पर्यवेक्षकों की तारीख आई है और जिस तरह से अब संभावित एक तारीख भी आ चुकी है, शपथ ग्रहण की तारीख भी तय है लगभग, तो इस पर और क्या अपडेट है? पर्यवेक्षक जब आएंगे तो किन किन से मुलाकात होगी? विधायकों को भी पहुंचने के लिए कहा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक बनाया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, और सह पर्यवेक्षक बनाया गया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को। हालांकि रघुवर दास से कल हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि वो जब भी आएंगे तो उससे पहले इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। अभी उन्होंने तारीख नहीं बताई है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब 21 तारीख निकल कर सामने आ रही, क्योंकि 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि 20 से 21 को लखनऊ जाएंगे। तो जब भी वो आएंगे उसके बाद जो विधानमंडल दल की बैठक है बीजेपी की, वो बुलाई जाएगी। उसमें जो है वो विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा, योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव किया जाएगा, विधायक उसको चुनेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से सीधे राजभवन जाएंगे और जितने भी विधायक हैं उन सब का एक पूरा, हम कहें तो लिस्ट, पूरा उनका जो पत्र है वो सौंपेंगे राज्यपाल को। फिर राज्यपाल जो है वो शपथ ग्रहण के लिए, वो सरकार बनाने के लिए इन्वाइट करेंगे और फिर जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो तय होगी। हालांकि जो हम कहें आधिकारिक जो हमारे सूत्र हैं, खासतौर से जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए जो आधिकारिक सूत्र हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम जो है वहीं पर शाम 4 बजे ये कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम को बहुत भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा हम कहें जितने भी बीजेपी शासित राज्य, वहाँ के सारे चीफ मिनिस्टर होंगे, उत्तर प्रदेश के जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनको भी बुलाने की तैयारी, उनको भी बुलावा भेजा जाएगा। सोनिया गांधी भी हैं, मुलायम सिंह यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, तो ये पूरी तैयारी है। हालांकि अभी तक विधायकों के पास कोई फ़ोन नहीं गया है कि किस तारीख को विधानमंडल दल की बैठक है, कब आप लोगों को लखनऊ में रहना है। इसका इंतजार अभी सभी विधायक कर रहे हैं। अनुभव, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं कि विधायकों के साथ बैठक होगी, पर्यवेक्षकों की अभी नहीं होगी, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि 21 मार्च को बैठक हो सकती है। ये जानकारी आप ही दे रहे हैं। चलिए, विवेक भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। विवेक, वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी है, वो लगातार वहीं पर, कल भी हमने देखा किस तरीके से होली उन्होंने खेली। आज क्या जानकारी है उनके पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ होना है गोरखपुर में?
देखिए 8:30 बजे से यहाँ पर भगवान नरसिंह की यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा जो घंटा घर से शुरू होगी, उसके बाद अलग अलग इलाकों में घूमते हुए करीब 6 किलोमीटर की यात्रा होगी। और ये सबसे बड़ी, यानी आज गोरखपुर की होली, खास होली आज ही है। आज होली शुरू होगी। परसों रात में जब 1 बजे होलिका दहन हुआ था, तो होलिका दहन के बाद जो राख होती है, उस राख से गोरक्षपीठ यानी बाबा गोरखनाथ मंदिर, जिसके ठीक बाहर हम खड़े हैं, आप पीछे देख रहे हैं नज़ारा, गोरखनाथ मंदिर, वहाँ पर उसकी राख से पूजन होता है, बाबा का जो अभिषेक होता है वो किया जाता है। उसके बाद यहाँ होली शुरू हो जाती है। लेकिन कल चूँकि होली के बाद अगला दिन होलिका मान का होता है, इसलिए वहाँ पर यहाँ गोरखपुर में कोई भी गतिविधि होली से संबंधित नहीं हुई, रंग नहीं खेला गया। लेकिन आज यहाँ पर रंग खेला जाएगा और सबसे भव्य होली, यानी जो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे वीआईपी होली आज यहाँ होनी है। चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं, गोरक्षपीठ में अंदर मौजूद हैं। और यहाँ अभी थोड़ी देर में जो यात्रा शुरू होनी है, उसके लिए लोग यहाँ पर आ गए हैं। बाहर देखिए भीड़ भी लगी हुई है, लोग यहाँ मौजूद हैं, अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि आज यहाँ पर दर्शन अभी जो गोरखनाथ बाबा के हैं वो नहीं होंगे, आज अभी नहीं होंगे, लेकिन लोगों को अंदर जाने का इंतज़ार है। और बहुत सारे लोग खड़े हैं, भाजपा के भी लोग हैं, आरएसएस से भी जुड़े लोग हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? संजय कुमार पाठक। पाठक जी, आज यहाँ पर आए हैं तो होली आज होगी भव्य, क्या इंतजाम है? जी, होली का बहुत उत्साह मनाया जाएगा। यहाँ भव्य आयोजन किया गया है, शोभा यात्रा निकाला जाएगा। शोभा यात्रा में आप लोग शामिल होते हैं? जी, कितने साल से चल रही है? अरे ये बहुत वर्षों से चल रहा है। हम लोग तो मैंने समझ लीजिए जब से महाराज जी, छोटे महाराज जी हैं, तब से हम लोग देख रहे हैं, करीब 20 वर्षों से। बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप शोभा यात्रा में शामिल होते हैं? बिल्कुल। अनुभव कितने साल? विवेक, जब ये यात्रा निकलेगी वो तस्वीरें भी जरूर हम आपके माध्यम से देखेंगे। फिलहाल यहाँ इंतजार हो रहा है इस यात्रा के निकलने का। और फिलहाल के लिए शुक्रिया अनुभव आपका। विवेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से ही एक बड़ी खबर ये भी है कि आज पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। गोरखपुर का उनका दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहीं पर रहेंगे गोरखपुर में। 20 से 22 मार्च तक के लिए कहा जा रहा है कि गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं मोहन भागवत। और प्रांतीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जहां 3 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। 20 से 22 मार्च तक गोरखपुर के दौरे पर भागवत रहेंगे। और गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। यहां प्रांतीय कार्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 3 दिवसीय उनका दौरा है। आज गोरखपुर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे वो और 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे। 20 से 22 मार्च तक का उनका पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है। अब कहाँ पर वो रहते हैं या फिर क्या कुछ उनका कार्यक्रम होता है, इस पर तफसील से जानकारी लेते हैं। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, आज पहुंचने वाले हैं मोहन भागवत वहां पर, किस तरीके से वो प्रांतीय कार्यालय में कहा यह जा रहा है कि संबोधित भी करेंगे कार्यकर्ताओं को, और उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा 22 मार्च तक? देखिए, मोहन भागवत आज शाम को पहुंचेंगे और शाम के बाद 3 दिन तक वो यहाँ प्रवास करेंगे। आरएसएस से जुड़े सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आ चुके हैं। और जो उनकी बैठक होनी है, चूंकि आरएसएस की बैठकें होती हैं, बहुत गोपनीय होती हैं, उनमें जो भी बातें होती हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं, वो सार्वजनिक नहीं होते हैं। वो सूत्रों के हवाले से हमको जानकारियाँ मिलती हैं, सारे मीडिया को सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरह से गोरखपुर में यहाँ पर आज बैठक होनी है, उसको लेकर चर्चाएँ तमाम हैं। बहुत सारे चूँकि प्रचंड जीत हासिल हुई है, अप्रत्याशित रूप से जो सोचा जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम भाजपा को मिले हैं, तो संघ की मजबूती का ही परिणाम है। क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में संघ का काम हमेशा चलता रहता है। चुनाव के पहले जो तैयारियां की थी, अब चुनाव के बाद क्या होना है, यानी समाज को क्या देना है, इस सरकार से समाज को क्या मिलना है और क्या चीज़ें हैं, जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, वो कैसे पूरी होंगी। और संघ जिस तरह से काम कर रहा है, उनके संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे उनको किस तरह से लाइन पकड़नी है काम की और किस दिशा में जाना है। चूंकि अभी चुनाव बहुत सारे राज्यों में होने भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूपी में 6 संघ के मंडल हैं और उसमें से गोरखपुर मंडल सबसे खास है, क्योंकि यहाँ पर 1944 में पहली बार जब नानाजी देशमुख आए थे, तब यहाँ पर उन्होंने संघ की मजबूती के लिए एक आंदोलन चलाया था, लड़ाई लड़ी थी। और
चुनाव के बाद जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने बैठक भी की थी। ये बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में एक इंपॉर्टेंट बैठक की थी जिसमें संघ के बड़े पदाधिकारी थे और उसमें भी तमाम चर्चाएं हुई थी। और आज यूपी में ये पहली बैठक है। ये माना जा रहा है कि यहाँ से जो बैठक शुरू होगी वो अन्य जो 5 अन्य ठीक है विवेक। और जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें बहुत बड़ी भूमिका, बहुत अहम भूमिका आरएसएस की भी रही है। और अब वहां पर आकर के बैठकें भी वो लेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ना है, रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या कुछ और मजबूती से काम करने, इस पर ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी फोकस रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अब बात करेंगे भाजपा की। भाजपा जहां आज जारी कर सकती है एमएलसी प्रत्याशियों की सूची। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 21 मार्च को विधान परिषद चुनाव के नामांकन की तारीख है और उम्मीदवारों के नामों को लेकर ये कहा जा रहा है कि पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है, अनाउंसमेंट बाकी है और आज ही कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों को लेकर पूरी स्थिति साफ हो सकती है। जहां यूपी में प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार 2.0 के गठन में माना जा रहा है कि 2024 की झलक देखने को मिल सकती है, तो वहीं प्रयागराज से ये सामने आई एक होर्डिंग भी सियासी गलियारों में नई कहानी गढ़ रही है। बिल्कुल, और ये होर्डिंग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के करीबी ने लगवाई है, जो सियासत के नए संगम का संकेत दे रही है। इस होर्डिंग के जरिए तीसरे मोर्चे की तस्वीर सामने आ रही है और इस होर्डिंग में अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेताओं की तस्वीर तो है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का चेहरा इस तस्वीर से गायब है। प्रयागराज की सड़क से नजर आई इस तस्वीर ने देश की सियासत में अनुमानों का एक नया गुबार फैला दिया है। राज्य तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन तस्वीर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की लगी है। न सिर्फ तस्वीर लगी है, बल्कि चंद्रशेखर राव को देश का नेता बताया गया है। इस होर्डिंग में सिर्फ एक नेता नहीं है, तमाम वो गैर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। और सबसे खास बात ये कि चंद्रशेखर राव के राजनीतिक सलाहकार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी एक बड़ी सी तस्वीर लगी है और ये भी बताया गया है कि 20 मार्च को प्रशांत किशोर का जन्मदिन है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से बेफिक्र विपक्ष अब राष्ट्रपति चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी की तरफ से जगह जगह एक होर्डिंग्स लगाई गई है और इन होर्डिंग्स के जरिए के चंद्रशेखर राव को देश का नेता बताने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ इस होर्डिंग पर प्रशांत किशोर की तस्वीर लगाई गई है। प्रशांत किशोर केसीआर के राजनीतिक सलाहकार हैं। 2024 में उन्हें चुनाव लड़ाएंगे, उनके सलाहकार बने हुए हैं। कुछ ही वक्त के बाद राष्ट्रपति का चुनाव है और 2 साल के बाद लोकसभा के चुनाव। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इन्हीं 2 बड़ी सियासी सीढ़ियों की चढ़ाई करवाने की तैयारी में जुटे हैं। जो होर्डिंग प्रयागराज में लगी है उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी तस्वीर लगी है। खास बात तो ये है कि अखिलेश यादव की तस्वीर भी इस पोस्टर में नजर आ रही, जो अलग से लगाई गई है, लेकिन मायावती की तस्वीर यहाँ से गायब है। पूरी होर्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर राव के साथ साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, देवगौड़ा, तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की भी तस्वीरें लगाई गई हैं और इन तस्वीरों के जरिए विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन खास बात यह है कि इस पूरी होर्डिंग्स में कांग्रेस के किसी नेता को जगह नहीं दी गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी की भी तस्वीर इस होर्डिंग्स में नहीं है। इस होर्डिंग में ना तो सोनिया गांधी की तस्वीर है, ना राहुल गांधी की और ना ही प्रियंका गांधी की। ये होर्डिंग केसीआर की पार्टी के नेता और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले तेलंगाना साई ने लगवाई है और माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को भुलाकर अब नई मुहिम शुरू होने वाली है और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इसकी नींव लंबे अरसे से तैयार भी कर रहे हैं।
राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर ये होर्डिंग लगाई जा रही हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं और इस होर्डिंग्स का मतलब, इस होर्डिंग्स का मकसद विपक्षी पार्टियों में, विपक्षी नेताओं में एकजुटता दिखाने को है। उनका साफ दावा है कि चंद्रशेखर राव विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है, इसलिए उनकी होर्डिंग्स यहां पर लगाई गई है, उनकी तस्वीर प्रमोट की गई है। प्रशांत किशोर उनके रणनीतिकार हैं, इसलिए उनकी भी तस्वीर यहां पर लगाई गई है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो देश में तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या एक नेता पर सभी मुहर लगाएंगे या फिर तीसरे मोर्चे का बॉस बनने को लेकर खटपट शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मायावती को इस पोस्टर में जगह क्यों नहीं दी गई। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। लंबे वक्त के बाद सैफई में मुलायम परिवार ने भी एक साथ होली मनाई। चुनाव की हार को भुलाकर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, और रामगोपाल यादव और साथ ही शिवपाल यादव के बीच जो दीवार खड़ी थी वो भी सैफई में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। शिवपाल न सिर्फ रामगोपाल के पास बैठे थे बल्कि पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। सैफई में सौहार्द की वो तस्वीर दिखाई दी जिसके इंतजार में कई होली बीत गई। चुनाव में हार भले हो गई हो, लेकिन सैफई में शोक नहीं था। सत्ता से दूरी भले रह गई हो, लेकिन सैफई में अफसोस नहीं था। सैफई में तो जश्न था, फूलों की होली हो रही थी। अखिलेश फूल बरसा रहे थे, मुलायम मुस्कुरा रहे थे और पूरा सैफई होली के जश्न में सराबोर पड़ा था। पूरे देश और प्रदेश में आज होली का जो त्योहार है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सैफई परिवार किस तरह से होली मना रहा है ये मैं तस्वीरों के जरिए ही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लंबे अरसे बाद सैफई परिवार होली के मौके पर एकजुट नजर आ रहा है और इसके सियासी मायने भी हैं। अब देखिए ये तस्वीरों के जरिए किस तरह से मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी के संरक्षक, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह, ये तमाम जो कहा जाए सैफई परिवार के जो कहा जाए प्रमुख सदस्य हैं वो आज एक मंच पर हैं और कहीं ना कहीं इसके जरिए लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश है कि भले ही समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई है, लेकिन जनता के बीच, अपने लोगों के बीच जो सक्रियता है वो उनकी लगातार ऐसे ही बनी रहेगी। लंबे अरसे बाद सैफई फिर गुलजार थी। लंबे अरसे बाद सैफई से सन्नाटा गायब था। लंबे अरसे बाद सैफई मुलायम परिवार की एकता का जश्न मना रही थी। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर सत्ता मिली होती तो यह जश्न कई गुना बढ़ जाता, लेकिन सत्ता न सही, शिवपाल का साथ तो मिला, जीत न सही, अपनों का हाथ तो मिला और मिल गया एक साथ मुलायम परिवार जिसकी उम्मीद एक वक्त में शून्य सी लगने लगी थी।